हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। वी आर स्टार्टिंग मॉडर्न इंडिया। आज से हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं और आधुनिक भारत को समझने का कई तरीका है। मॉडर्नाइजेशन अचानक से कोई सडन सर्कमस्टांसेस नहीं था, जो सडन इवेंट नहीं है, कोई अचानक की घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस और इस प्रक्रिया की शुरुआत कई तरीकों से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना होगा कि आधुनिकता को कुछ लोग पश्चिमीकरण के रूप में देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन एज वेस्टर्नाइजेशन। हालांकि ऑल्दो यू कैन टेक इट लाइक, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जो यूरोपियंस केम इन इंडिया, यूरोपियन भारत आए और एक आधुनिक विचारधारा भी आई। यूरोपियन के आने के बाद आधुनिक विचारधारा भी आई, मॉडर्न थिंकिंग केम इन इंडिया। बट ओवरऑल इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि वेयर एवर, कहीं भी जहां मध्य युग रहा, मीडिएवल पीरियड रहा, इट वाज रूल्ड बाय द रिलीजन। इसको धर्म के द्वारा शासित किया जाता रहा, वेदर इन इंडिया, चाहे भारत में हो और इन यूरोप में देखें। इन यूरोप इट वाज रूल्ड बाय क्रिश्चियनिटी। आप देखेंगे ईसाई धर्म के द्वारा उसका शासन रहा और भारत में इस्लाम का शासन रहा। कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रभाव है शासन पर, धर्म का प्रभाव है। सो इसके कारण से क्या होता है कि एक संकीर्ण दृष्टिकोण होता है, नैरो माइंडेड थिंकिंग होती है, ड्यू टू विच, जिसके कारण से इन यूरोप इट वाज कॉल्ड डार्क एज। यूरोप में मध्य युग को अंधकार युग कहा गया। फ्रॉम दिस डार्क एज, इस अंधकार युग से बाहर जब निकले लोग तो एक आधुनिक विचारधारा आई, जिसको पुनर्जागरण के रूप में हम लोग देखते हैं यूरोप में, रेनेसां पीरियड के रूप में। और कुछ इसी तरह का कार्य यहां भी भारत में भी लोगों ने किया। जैसा कि आप देखेंगे राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं भारत में, तो रेनेसां, फादर ऑफ रेनेसां कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय की जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं उस पर पश्चिमी प्रभाव भी था, जो अंग्रेजी शिक्षा भी थी, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो धर्म का जो स्वरूप था उसके अगेंस्ट, धर्म के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट एक जो विचारधारा है, जहां पर कि रिलीजन, मतलब कि रिलीजन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने की बात है। रेनेसां इसी अर्थ में कहते हैं। रेनेसां का मतलब कि ये नहीं हो गया, पुनर्जागरण का मतलब यही हुआ, यानी कि धर्म में अगर कमी है तो ये नहीं कि धर्म छोड़ देना है, धर्म को सही करना है, करेक्ट करना है। तो कुछ उसी तरह से है। तो इसको हम लोग, हालांकि आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल पीरियड, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया, जब हम लोग आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत का मतलब है, मॉडर्न इंडिया मीन्स, आधुनिक भारत का मतलब है कि यहां पर जो पहले से रूल था, मुगलों का शासन था, मुगलों के शासन का अंत होता है और ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। तो मुगल शासन, एक तो मुगल थे तो मुगलों का पतन हो गया, एक तो मुगल थे तो मुगलों का पतन हो गया। मुगलों के पतन के बाद क्या होता है, ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है। मुगलों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल, मुगलों का पतन हुआ और मुगलों के पतन से एक केंद्रीय शक्ति का पतन हुआ तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, राइज ऑफ रीजनल पावर्स। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, राइज ऑफ रीजनल पावर्स। देन मुगल उतने पावरफुल नहीं रह गए, क्षेत्रीय शक्तियां शक्तिशाली रही और क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित करके यहां पर ब्रिटिश शासन की स्थापना की गई। ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एंड ऑफ रीजनल पावर्स, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजनल पावर्स।
तो रीजनल पावर्स को कमजोर करके, नष्ट करके ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। तो अंग्रेज ऐसी बात नहीं है कि पहले यूरोपीय थे, अंग्रेजों से पहले भी यूरोपीय आए। तो सेकेंड सेक्शन होता है यूरोपियों का आगमन, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का आगमन। और इस आगमन में क्या हो गया, ब्रिटिश श्रेष्ठता की स्थापना, ब्रिटिश शासन की स्थापना, ब्रिटिश शासन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। और जब ये ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होता है तो इस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो प्रतिक्रिया होती है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष हम लोग देखते हैं। तो लास्ट वन जो इसका एक सेक्शन है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। तो आप इसको इस वे में देख सकते हैं, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो मतलब कि ये पूरा मुगलों के पतन से, यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में। इन 1947 वी गॉट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। तो यहां औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के और भारत की आजादी तक के भाग को आप इस वे में देखेंगे। स्पेशली जब हम लोग स्टार्टिंग देखते हैं, जब शुरुआत देखते हैं आधुनिक भारत की शुरुआत, तो शुरुआत होती है तीन पक्षों से, मुगलों का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ। तो पहले हम लोग देख ले रहे हैं मुगलों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। फिर हम लोग देखेंगे राइज ऑफ रीजनल पावर्स, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पावर्स। आप अगर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पावर्स की बात करेंगे तो आप यहीं पर देखेंगे कि जो रीजनल पावर्स में कौन कौन है, तो यहां बंगाल है, फिर कौन है, अवध है, फिर यहां हैदराबाद है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद यहां मैसूर भी आता है बाद में, यहां मराठे आते हैं, फिर यहां सिख है। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, यानी कि यहां क्या है कि अधिक शक्तिशाली नहीं रह गए। कौन? मुगल अधिक शक्तिशाली नहीं रह गए। जो उत्तरकालीन मुगल है उसमें ये पावरफुल हो जा रहे हैं और इंडिपेंडेंट रूल एस्टेब्लिश हो रहा है। डिफरेंट रीजन, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, सादतुल्ला खान ने, ये सादत खान ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, सादतुल्ला खान ने कर्नाटक में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। शिवाजी के अधीन जो मराठों का उद्भव हुआ था तो पेशवाओं ने अभी ताकत हासिल कर ली थी, पेशवा अधिक शक्तिशाली हो गए थे। और एक ऐसा समय हुआ था जबकि सोचिए कि मुगल यहां नाम मात्र के हैं। जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा है तो मराठे उनसे लड़ने आ रहे हैं, तो मराठे आ रहे हैं। जो थर्ड पानीपत बैटल है, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, तो इसमें क्या हो रहा है, मराठे आ रहे हैं लड़ने के लिए, यानी कि क्षेत्रीय शक्तियां अधिक शक्तिशाली हो गई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुगलों का पतन, फिर करेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, और उसके बाद हम लोग करेंगे कि यूरोपीय व्यापारी आए और उसमें शक्तिशाली हो गए अंग्रेज, ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। और ब्रिटिश शासन के जो 100 साल थे, 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना बंगाल में होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी इन ऑन 23 जून 1757। तो 1757 टू 1857, 1757 से 1857, तो 100 साल के शासन काल में अंग्रेजों ने यह दिखा दिया, ब्रिटिश शासन ने यह दिखा दिया कि भारत में ब्रिटिश रूल नहीं है, भारत में ब्रिटिश रूल नहीं है, यहां कॉलोनियल रूल है। यहां जो था औपनिवेशिक शासन था, ब्रिटिश शासन नहीं था। मतलब जो शासन ब्रिटेन में था वो शासन यहां नहीं था। और इसी को उजागर किया था 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने कहा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल को अन ब्रिटिश कहा था। तो अन ब्रिटिश कहने का क्या अर्थ है? अन ब्रिटिश कहने का अर्थ है कि जो ब्रिटेन में जो शासन है वो शासन यहां नहीं है। दैट रूल इज नॉट इन इंडिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एजिटेशन, विद्रोह होते हैं, उपद्रव होते हैं। और इसमें कोई एक उपद्रव अचानक 1857 का विद्रोह नहीं हुआ। 1757 में जब पलासी के युद्ध के बाद शासन की स्थापना की
उसके बाद से ही आप देखिएगा क्या हुआ, सन्यासी विद्रोह शुरू हो गया था। सन्यासी विद्रोह वो स्टार्टेड इन 1760s, मतलब 1760 के दशक में शुरू हुआ, 1763 के आसपास। सन्यासी विद्रोह, पहला विद्रोह वही था, पहला संगठित विद्रोह, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट, दैट वाज रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट। तो सन्यासी विद्रोह होता है जहां की सन्यासी लोग जो मॉन्क वगैरह जो है वो विद्रोह करते हैं, और तब वहां से लेकर के फ्रॉम सन्यासी विद्रोह टू रिवोल्ट ऑफ 1857 एक दो प्रकार की प्रतिक्रिया चलती है। एक तो सैनिक का विद्रोह भी आप देखेंगे, पहली बार सैनिकों ने भी, जो अंग्रेजों के समक्ष भारतीय सैनिकों ने भी लड़ने से इनकार कर दिया जब मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट उसको लड़ने के लिए भेजा गया था। 1764 के बक्सर के युद्ध में पहली बार सैनिकों ने भी विद्रोह किया था। और यही जो सिविल रिवोल्ट है और जो मिलिट्री रिवोल्ट है, इसका टॉप लेवल आ जाता है 1857 में, बट 1857 को दबा दिया गया। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, अंग्रेजों से डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, हमें संगठनात्मक कार्रवाई करनी होगी, और इसी के परिणाम स्वरूप 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है अंडर द लीडिंग रोल ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के नेतृत्व में क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष होता है 1885 से 1947, 1947 तक। तो ये हम लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पढ़ना है। तो इसी का जो पृष्ठभूमि बनती है 1857 का रिवोल्ट, 1857 का। यहीं से आप देखते हैं नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, राष्ट्रवाद की अवधारणा आती है। राष्ट्रवाद पर बीपीएससी में मेंस के स्तर पर क्वेश्चन पूछा गया था। कई बार क्या होता है कि हम लोग थ्रू द सिलेबस, पहले से जो ट्रेंड आ रहा था 2-3 वर्षों में वो ट्रेंड खत्म हुआ इतिहास के संदर्भ में। इतिहास के संदर्भ में पहले था कि मुंडा विद्रोह पढ़ लीजिए, कोल विद्रोह पढ़ लीजिए, मतलब संथाल विद्रोह पढ़ लीजिए, फिर कुछ सेक्शन था कि उसको रट लिया, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम कर लिया, उतने से हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब ओवरऑल डेवलपमेंट पूछ रहा है। और जब राष्ट्रवाद की बात आएगी तो राष्ट्रवाद की शुरुआत जो अगर देखा जाए 1885 से जो कॉन्सेप्ट बनता है नेशनलिज्म का, इसका आधार तैयार हो जाता है, इसका बैकग्राउंड तैयार हो जाता है 1857 के विद्रोह से। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल से, मुगलों के पतन से। तो आज का सेक्शन हमारा है मुगलों का पतन। हेडिंग दे देंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन। ठीक है, मुगलों का पतन, मुगलों का पतन। तो मुगलों का पतन कब से शुरू होता है? 1707। तो इन 1707 ईस्वी में हेडिंग आपका है मुगलों का पतन, उसमें लिखेंगे 1707 ईस्वी में, इन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब डाइड इन 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, आप लोग को पता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब डाइड इन 1707। अब देखिए, फिर औरंगजेब के संदर्भ में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई, उसको दफनाया गया खुलदाबाद में। वो सब जो चीज है वो मीडिएवल का पार्ट, हम लोग मीडिएवल में देखेंगे। यहां देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। लिखिए, मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्टेड। मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया, मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। औरंगजेब बहुत तेज था, पता है। औरंगजेब खुद जो है भाई लोग को मारा, तो जानता था कि बेटा लोग भी लड़ेगा। तो इसीलिए पहले से इसने क्या किया, अपना जो एक वसीयत बना छोड़ा था, विल बना छोड़ा था। पहले से अपना जो है सो विल जो है सो डिक्लेयर कर दिया था, वसीयत निर्धारित कर दिया था। और वो उस वसीयत में क्या था कि इसका साम्राज्य, आप लोग को पता है कि सबसे बड़ा साम्राज्य 20 और 21, कुछ किताबों में 20 रहता है, कुछ में 21 रहता है। तो 20 या 21 सूबे थे, सूबा था। सबसे अधिक सूबा जो था, आप लोगों को पता ही है, प्रांत को सूबा कहा जाता था। प्रांत को सूबा कहा जाता था, और सूबा को बांटा गया था सरकार में, सरकार को बांटा गया था परगना में। तो जो 20 या 21 सूबे थे वो इसके समय में थे, औरंगजेब के समय में। औरंगजेब समय में सबसे अधिक सूबा था।
स्पेशली इसने क्या किया, दक्षिण में इतना ज्यादा अभियान किया कि उससे इसको काफी नुकसान हुआ। तो औरंगजेब लेकिन था कि औरंगजेब तो पावरफुल था, औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को बचा कर रखा, लेकिन उसके उत्तराधिकारी जो थे कमजोर थे, वो बचा कर नहीं रख पाए। हालांकि इसका जो पुत्र है मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना, तो मुअज्जम के बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में बोला जाता है कि यह अंतिम मुगल था जिसने खुद से डिसीजन लिया था, जिसने खुद से डिसीजन लिया, क्योंकि उसके बाद जो डिसीजन ले रहे हैं वो दरबारी लोग ले रहे हैं, कोर्टियर्स, डिसीजन वेर टेकन बाय कोर्टियर्स, दरबारियों के द्वारा डिसीजन लिए जाने लगे, जो डिसीजन लिए जाने लगा, इसीलिए देन कोर्टियर बिकेम द किंग मेकर। तो जो दरबारी लोग हैं ये नृप निर्माता हो गए, राजा निर्माता हो गए। तो यहां पर याद रखिएगा, पहली बात तो ये 1707 में क्या हुई, औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के पुत्र, 3 पुत्र हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जिसमें इसने अपने वसीयत, मतलब औरंगजेब की एक वसीयत है, देयर वाज अ विल ऑफ औरंगजेब, जिसमें क्या किया, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 3 पार्ट्स, उसने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांटा, अमंग 3 सन्स, तो 3 पुत्रों के बीच, और ये 3 पुत्र कौन है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो लिखिएगा औरंगजेब के 3 पुत्र थे जिसमें उसने अपने साम्राज्य को बांटा था। देयर वर 3 सन्स ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के 3 पुत्र थे, जिसमें उसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर, तो उसने अपने साम्राज्य को विभाजित किया 3 पुत्रों में। पहला मुअज्जम का जो था, इसमें 11 स्टेट, मतलब 11 सूबा इसके अंडर में था, जिसमें क्या हुआ था कि दिल्ली जो है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के पूर्व, बिफोर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुअज्जम वाज द गवर्नर ऑफ काबुल, आजम वाज द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड कामबख्श वाज द गवर्नर ऑफ बीजापुर हैदराबाद। तो उधर बीजापुर साइड में था, कामबख्श था, आजम था गुजरात में। तो जो इंडिया का मैप अगर आपके दिमाग में हो तो आप देखेंगे कि साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया ईस्ट साइड से, यानी इसमें 11 सूबे थे जिसकी राजधानी दिल्ली थी, और एक बांटा गया ईस्ट साइड से जिसमें 9 सूबे थे और इसमें राजधानी थी आगरा। अब बाकी दक्षिण में हैदराबाद और जो बीजापुर और गोलकुंडा, हैदराबाद ने बीजापुर और गोलकुंडा जो था ये कामबख्श के हैंड में रहा, यानी कि तुम दक्षिण में ही रहो, दक्षिण का भाग उसको दे दिया। अब मेनली साम्राज्य को बांटा गया था मुअज्जम और आजम में, लेकिन मुअज्जम को इतने से संतुष्टि नहीं हुई और तब उसने क्या किया, आजम को पराजित किया और आजम को पराजित करके संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया। शाह आलम प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से, 2 नामों से इसने शासन प्राप्त किया। तो इसके 2 नाम हैं, मतलब मुअज्जम का ही नाम है बहादुर शाह प्रथम, इसी का नाम है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट एंड शाह आलम फर्स्ट, बोथ आर द सेम पर्सन, शाह आलम प्रथम। तो शाह आलम प्रथम भी और बहादुर शाह प्रथम, ये मुअज्जम का ही नाम है। तो मुअज्जम ने शासन प्राप्त किया। तो यही याद रखिएगा, क्या लिखे, नंबर 1 मुअज्जम, नंबर 2 आजम, नंबर 3 कामबख्श, तीनों लिख लिए। मुअज्जम कहाँ का था, काबुल का गवर्नर था, काबुल का गवर्नर था, और दिल्ली के साथ साथ 11 राज्य इसको मिले, 11 सूबा मिला, 11 सूबा जिसकी राजधानी दिल्ली, तो वो मिला मुअज्जम को। आजम गुजरात का गवर्नर था और इसको मिला 9 क्षेत्र मिला, 9 सूबा मिला, जिसमें एक था आपका आगरा था, आगरा राजधानी थी। और साउथ में जो बीजापुर है, कुछ लोग यहीं पकड़ते हैं बीजापुर है, तो बीजापुर और गोलकुंडा वाला जो क्षेत्र था वो कामबख्श को मिला, वो बीजापुर का ही गवर्नर था, तो वो दक्षिण में ही रहा। और मेन जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई वो मुअज्जम और आजम के बीच। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि कामबख्श
मतलब 1 या 2 बोला जाता है, 1 मिला, 2 दक्षिण वाला मिला, जैसे 11, 9, 20 तो यहीं पर हो गया, तो बच गया 1 ही ना। 21 शुभ अगर मानेंगे तो 1, अगर उसको जो है सो 21 नहीं मान के 20 मानिएगा तो उसमें हो जाता है फिर 11, हाँ क्या, हाँ ये दोनों मिला करके 20 हो गया। चलिए तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, उत्तरकालीन मुगल, तो लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा मुअज्जम ने आजम को पराजित किया, मुअज्जम ने आजम को पराजित किया। आजम वाज, आप लोग का स्टडी मटेरियल पूरा मिल गया है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मैंने भेज दिया है, तो अब जो है सो वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, और टोटल जब साथ में रहेगा तो उसके बाद जो है, हाँ तो क्या लिखे, मुअज्जम ने आजम को पराजित किया और संपूर्ण भारतवर्ष का यानी संपूर्ण मुगल साम्राज्य का शासक बना। तो आजम वाज डिफीटेड बाय मुअज्जम एंड मुअज्जम बिकेम द बादशाह ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुअज्जम क्या हो गया, मुगल बादशाह बना। एक चीज और टर्म याद रखिएगा, सल्तनत काल में सुल्तान होता था। सुल्तान एक उपाधि होती थी जो ली जाती थी, खलीफा से ली जाती थी, और जो मुगल काल में यही बादशाह में बदल गया। एक्चुअली बादशाह टर्म जो है वो पादशाह से बना है, पाद मतलब पैर हो गया, पैरों से शाह, जो पैरों से शासक है। तो ये पादशाह टर्म ईरानी शासक लोग लेते थे। ईरान में शासक को शाह कहा जाता था, तो वहीं से ये टर्म जो है ये बाबर ने लिया था। बाबर ने खुद को बादशाह घोषित किया था, और यही बादशाह टर्म बाद में बादशाह में बदल गया। तो बादशाह का एक अलग मीनिंग है, सुल्तान का अलग मीनिंग है। तो किंग वाज कॉल्ड बादशाह इन मुगल पीरियड, मुगल काल में राजा को बादशाह कहते थे। एंड लास्ट बादशाह या लास्ट मुगल रूलर जो था वो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय जफर। तो यहां याद रखेंगे मुअज्जम ने क्या किया, आजम को पराजित किया और बहादुर शाह या शाह आलम की उपाधि ली। एंड लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, मुअज्जम हैड टेकन द टाइटल ऑफ, मुअज्जम ने शाह आलम या बहादुर शाह की उपाधि ली। मुअज्जम हैड टेकन द टाइटल ऑफ शाह आलम और बहादुर शाह। मुअज्जम ने शाह आलम या बहादुर शाह की उपाधि ली, शाह आलम या बहादुर शाह की उपाधि ली। तो टाइटल ऑफ शाह आलम और बहादुर शाह, ठीक है। तो बहादुर शाह या शाह आलम की उपाधि किसने लिया, मुअज्जम ने लिया। एंड बिकेम द बादशाह, और बादशाह बना, तो उपाधि ली। तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग बहादुर शाह प्रथम। सो ही इज कॉल्ड बहादुर शाह प्रथम, तो इसीलिए उसे बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है। ही वाज कॉल्ड बहादुर शाह फर्स्ट। और बहादुर शाह प्रथम के बाद अब देखिए ये जो उत्तरकालीन मुगल है ये कहां से कहां तक है, याद रखेंगे। फ्रॉम 1707 टू 1707 से लेकर के फ्रॉम 1707 टू 1858 1858 तक, जब बहादुर शाह जफर को पकड़ करके रंगून भेज दिया गया और यहां पर ब्रिटिश शासन की औपचारिक रूप से ब्रिटिश जो हो गए, यहां के सर्वोच्च हो गए, मुगलों के शासन का पूरी तरह से अंत हो गया वो। तो यहां पर 1707 टू 1858। अब देखिए ये भी बात याद रखिएगा, 1526 से 1526 से 1707 तक 6 मुगल रूलर हैं, 6 रूलर्स वेयर देयर। लेकिन यहां पर 1707 से लेकर 1858 में 12 शासक हैं। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, फिर फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह। हालांकि फर्रुखसियर के बाद जो है यहां पर कई शासक आते हैं जाते हैं, रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात, नेकुसियर, फिर आते हैं मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर प्रथम के बाद शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, यहां से द्वितीय है सब, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, चारों सेकेंड में है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 1707 से 1858 तक, सबसे पहले 1707 से 1712 तक है,
1700, हाँ 1707 से 1712 तक है। कौन है? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। फिर 12-13 में 1712, 1712-13, 12-13 में कौन है? जहांदार शाह। 1713 से 19 तक 13 to 19 ये फर्रुखसियर। और 19 में ही 1719 में आया राम गया राम, आते गए जाते गए। यानी एक्चुअली क्या है ना, इसमें दो भाई पावरफुल थे, दो भाई पावरफुल थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, सैयद ब्रदर्स बिकेम पावरफुल। और जब फर्रुखसियर ने सैयद बंधु के विरुद्ध कंस्पिरेसी की, षड्यंत्र किया, तो सैयद बंधुओं ने मराठों के साथ संधि कर ली और उसके बाद जो है फर्रुखसियर को हटाया। और फर्रुखसियर को हटाने के बाद फिर रफीउद्दौला को बैठाया। कुछ दिन के बाद ये भी सुनना बंद कर दिया, तो इसको हटा करके इसको बैठाया। एक के बाद एक उसकी हत्या करके दूसरे को बैठाते गया। और इसीलिए दे वर कॉल्ड किंग मेकर, उनको किंग मेकर कहा जाता है। हालांकि आप देखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट वाज द लास्ट रूलर हु हैड टेकन द डिसीजन इंडिपेंडेंटली, व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने वाला अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह प्रथम था। क्योंकि यहां पर जहांदार शाह के समय में जुल्फिकार खां है, अब फर्रुखसियर के समय में सैयद बंधु है, रफीउद्दौला रफीउद्दौजात नेकुसियर सैयद बंधु है। फिर मोहम्मद शाह के समय में पहले सैयद बंधु और बाद में आ जाता है निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क आता है। और तो ये 1719 से 1748, 1748, ये कौन है? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के बाद याद रखिएगा, हालांकि इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा एरिया अगर देखिए, मोहम्मद शाह के समय में अटैक होता है, नादिर शाह का अटैक होता है, अटैक ऑफ नादिर शाह का आक्रमण होता है। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद तब अहमद शाह बनता है। अहमद शाह के समय में नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, सक्सेसर ऑफ नादिर शाह हुआ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड ऑन इंडिया 6 टाइम्स, 6 बार आक्रमण किया था। जो छठा आक्रमण था वो पानीपत का क्या था? तीसरा युद्ध था। और इसी में आप देखेंगे 6 था, हाँ 6, 5 आक्रमण किया था बाबर। और ये यहां पर है। तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह का आक्रमण होता है इसी समय में 1748 से 1754, 1748 से 1754 कौन है? अहमद शाह। इसके बाद 1754 से 1754 से 59 आलमगीर द्वितीय, 1759 से 1806, 1806। और ये है आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837, 1837। देन 1837 से 1837 से 1858, 1858 तक बहादुर शाह द्वितीय। तो ईस्वी सन बार बार देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। 1707 से 1712 बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह 1712-13, फर्रुखसियर 1713 से 1719, 1719 में रफीउद्दौला रफीउद्दौजात नेकुसियर, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, 1759 से 1806 तक शाह आलम द्वितीय, और अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अब बहादुर शाह द्वितीय जफर, ये 1837 से 1858। तो इसी को तो 1707 to 12 बहादुर शाह फर्स्ट, 1712-13 जहांदार शाह, 13 to 19, 1730 to 19 फर्रुखसियर। 1719 3 रूलर्स, मेनी रूलर्स केम एंड गो। और इसी में रफीउद्दौला रफीउद्दौजात एंड नेकुसियर। 1719 to 1748 मोहम्मद शाह, 1748 to 54 अहमद शाह, 1754 to 59 आलमगीर सेकेंड, 1759 to 1806 शाह आलम सेकेंड, देन अकबर सेकेंड 1806 to 1837, और देन बहादुर शाह सेकेंड 1837 to 1858। क्लियर? तो यहां देखिए कितने शासक हैं? 12 शासक हैं, 12 शासक। यानी कि ये लगभग 180 साल में 6 शासक, ये लगभग 150 साल में 12 शासक। यानी कि इसीलिए इसको बोला जाता है डिक्लाइन हो गया, यहां पतन हो गया। ये कमजोर थे, ये वीक
सक्सेसर थे, कमजोर उत्तराधिकारी थे, और इस तरह से मुगलों का पतन हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इनके बारे में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आए गए, समाप्त हो गए। तो यहां पर बाकी जो 9 शासक हैं, 9 शासकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और इसी में स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, बहादुर शाह प्रथम से, बहादुर शाह फर्स्ट से। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट से स्टार्ट किया जाए। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। तो बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसका ओरिजिनल नाम, मूल नाम क्या था, मुअज्जम। मूल नाम क्या था, मुअज्जम। और इसने उपाधि ली थी शाह आलम प्रथम की, शाह आलम प्रथम की। अब एक चीज याद रखिएगा, ये रिटायरमेंट के एज में नौकरी करने गया था। मतलब ये कहने का अर्थ है कि आज 60 साल में क्या होता है, रिटायरमेंट दे दी जाती है। और ये 60 साल के बाद, कुछ किताब में 63 साल रहता है, कहीं कहीं 65 साल दिया रहता है, कि 63 साल या 65 साल की अवस्था में जाकर के ये शासक बना, बादशाह बना। अब 60 के बाद में ऐसे भी बोलते हैं लोगों को कि 60 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि बहुत सारी बातें थी ना। एक तो ये किसी का नहीं सुनता था, इसने खुद से डिसीजन लिया। दूसरा, कई बार होता था ये जो बोल देता था इसी को याद नहीं रहता था, इसको याद दिलाना पड़ता था, बादशाह आप ही ने तो कहा था, अच्छा मैंने कहा था, तो ये याद करता था। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया साहेब बेखबर, साहेब बेखबर। तो साहेब बेखबर, तो ही हैड गिवन द टाइटल साहेब बेखबर। इसको साहेब बेखबर कहा जाता है क्योंकि ये जो डिसीजन था, यानी कि कई बार इसको चीजें याद नहीं रहती थी। तो हाँ, खफी खान ने यूज किया, खफी खान ने टर्म यूज किया है साहेब बेखबर का, साहेब बेखबर। तो साहेब बेखबर जो इसको कहा गया, इसी संदर्भ में कहा गया कि इसको चीजें याद नहीं रहती थी। तो याद रखेंगे, बहादुर शाह प्रथम फ्रॉम 1707 to 1712, द लास्ट रूलर हु हैड टेकन डिसीजन इंडिपेंडेंटली। तो लिखिएगा, बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल शासक था जिसने स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट वाज द लास्ट रूलर। बहादुर शाह प्रथम अंतिम शासक था, अंतिम मुगल शासक था जिसने स्वयं से निर्णय लिए। हु हैड टेकन डिसीजन इंडिपेंडेंटली। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, आफ्टर दैट, क्योंकि इसके बाद, बिकॉज आफ्टर दैट, क्योंकि इसके बाद, डिसीजंस वेयर टेकन बाय द कोर्टियर्स, क्योंकि इसके बाद दरबारियों के द्वारा निर्णय लिए गए, क्योंकि इसके बाद दरबारियों के द्वारा निर्णय लिए गए, दरबारियों के द्वारा निर्णय लिए गए। आफ्टर दैट डिसीजंस वेयर टेकन बाय द कोर्टियर्स, दरबारियों के द्वारा निर्णय लिए गए, दरबारियों के द्वारा निर्णय लिए गए। ठीक है, और इसी के संदर्भ में बोला जाता है कि यह अंतिम शासक था जिसके बारे में अच्छा कुछ कहा जा सकता है, अच्छा कुछ कहा जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो इसी के संदर्भ में दिया गया। किसके संदर्भ में, बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में। तो बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में यह स्टेटमेंट दिया जाता है। तो याद रखेंगे, इसका मूल नाम क्या था, इसका मूल नाम था मुअज्जम, मुअज्जम। एक टाइटल इसका है शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, 3 नामों से यह जाना जाता है। और इसे खफी खान ने इसके लिए साहेब बेखबर शब्द का प्रयोग किया। तो लिख दीजिएगा, खफी खान यूज्ड द टाइटल साहेब बेखबर फॉर बहादुर शाह फर्स्ट। तो बहादुर शाह प्रथम के लिए साहेब बेखबर शब्द का प्रयोग किया, साहेब बेखबर शब्द का प्रयोग किया। ओह नो, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया नोट्स में। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के लिए हाँ, साहेब बेखबर शब्द का प्रयोग किया। और एक व्यक्ति था सिडनी ओवेन, सिडनी ओवेन थे एक व्यक्ति, सर सिडनी ओवेन। उन्होंने ही कहा था कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, कुछ अच्छा कहा जा सकता है। यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। सर सिडनी ओवेन के द्वारा क्या यह स्टेटमेंट दिया गया था, सिडनी के द्वारा। तो ये याद रखेंगे, बहादुर शाह प्रथम। अब देखिएगा, इसकी जो नीति थी ना वो थोड़ा गड़बड़ नीति थी। मतलब ये कि ये एक जगह पॉजिटिव भी है, दूसरी जगह निगेटिव भी है। मतलब इसकी नीति दोहरी नीति थी हर एक के साथ में। हालांकि ये सबका साथ लेना चाह रहा है। और इसने क्या किया, देखिए, शांति की नीति अपनाई, इसने शांति की नीति अपनाई गुरु गोविंद सिंह के साथ, छत्रसाल के साथ,
जय सिंह के साथ, अजीत सिंह के साथ, लेकिन साथ ही साथ और इसके अलावा साहू को इसने कैद से मुक्त किया था मराठों के साथ। मराठों के साथ यहां पर शांति की नीति में मराठे भी दे सकते हैं, मराठे स्पेशली साहू के साथ। कहने का यह अर्थ है कि इसकी जो नीति थी तो यह नीति दोहरी नीति थी। इसने गुरु गोविंद सिंह को खिल्लत प्रदान किया। खिल्लत मतलब शाही पोशाक होता है, जो एक रॉयल जो ड्रेस होता था, शाही पोशाक होता था, उसको खिल्लत कहते थे, खिल्लत। तो इससे खिल्लत से सम्मानित किया किसको? गुरु गोविंद सिंह को। लेकिन वहीं पर बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान किया। बंदा बहादुर को लोहगढ़ के किले में पराजित किया। तो एक जगह सिख के साथ, सिख को सम्मानित कर रहा है, सिख गुरु को सम्मानित कर रहे हैं, और दूसरा सिख के जो हेड हैं इसको आप डिफीट कर रहे हैं। तो एक ऑनर दे रहे हैं, दूसरा जगह डिफीट कर रहे हैं। तो दोहरी नीति है, दोहरी नीति है। छत्रसाल वगैरह जो थे, तो छत्रसाल का सहयोग लिया गया। ये बुंदेला शासक है छत्रसाल, तो वहां हम लोग बाद में देखेंगे कि क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव में उस समय छत्रसाल के बारे में भी पढ़ना। जयसिंह के समय, जयसिंह और अजीत सिंह ये हैं कौन? ये राजपूत शासक हैं। तो राजपूत शासकों के साथ भी इसकी जो नीति थी वो दोहरी नीति थी। एक्चुअली क्या है कि जयसिंह ने मांगा था, जयसिंह मेवाड़ का शासक बनना चाहता था, तो मेवाड़ का शासक इसको बना दिया। लेकिन जयसिंह मालवा की सूबेदारी चाहता था, वो गवर्नरशिप ऑफ मालवा चाहता था, तो मालवा की सूबेदारी नहीं दी। अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनना चाहता था, तो मारवाड़ का शासक इसको बना दिया। लेकिन ये गुजरात की सूबेदारी चाहता था, तो इसको गुजरात की सूबेदारी नहीं दी। फिर उसी तरह से मराठों के साथ में साहू जो औरंगजेब की कैद में था 1689 से 1689 से वो औरंगजेब की कैद में था, इसको इसने 1707 में मुक्त कर दिया। लेकिन 1707 में मुक्त किया तो इसीलिए नहीं कि ये मराठों के प्रति इसकी अच्छी नीति है। ये सोचा कि मराठा सेना जो है ताराबाई के नेतृत्व में परेशान कर रही है मुगलों को, तो ऐसे में अगर साहू को मुक्त कर देंगे तो साहू जाके ताराबाई के साथ में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ेगा, और तब क्या होगा कि मराठों से निश्चिंत हो जाएंगे हम, तो वो आपस में लड़ेंगे, उसका बेनिफिट ये होगा कि शांतिपूर्वक रहेंगे। तो इसीलिए उसने साहू को कैद से मुक्त कर दिया। तो इसकी जो नीतियां हैं, क्या क्या नीतियां हैं, तो मैंने बताया 1707 से 1712 तक कौन है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम था मुअज्जम। इसने शाह आलम प्रथम की भी उपाधि ली। इसे शाह बेखबर कहा जाता है, स्पेशली खफी खां ने यह टर्म यूज किया। खफी खां देखिएगा औरंगजेब से काफी खपा खपा रहता था, तो खपा खपा मतलब कि औरंगजेब की आलोचना में पुस्तक लिखा था खफी खां ने। जैसे कि बदायूनी लिखता है, अकबर के आलोचना में पुस्तक लिखता है, और जब भी कोई आलोचना वाली जो पुस्तक है ना, उसका जो नाम रहता है वो खफी खां की पुस्तक नहीं, मुंतखा नहीं, वो नाम थोड़ा सा ये हो रहा है, मिस कर रहा हूँ। एक्चुअली दो पुस्तक लिखी गई है, जैसे एक औरंगजेब के काल में लिखी गई है, तो औरंगजेब की आलोचना वाली पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक जो है वो अकबर की आलोचना वाली पुस्तक है। तो अकबर की आलोचना वाली पुस्तक जो है वो अकबर जब आएगा तो वो अपने आप निकल जाता है। कभी कभी वो टर्म जो है वो मुंतखाब उल लुबाब और मुंतखाब उल तवारीख। मुंतखाब, तो ये जो मुंतखाब टर्म है ना, ये आलोचना वाला है। मुंतखाब उल तवारीख ये लिखा गया था बदायूनी के द्वारा, ये अकबर की आलोचना है। और मुंतखाब उल लुबाब ये और औरंगजेब की आलोचना है, जो खफी खां ने लिखा था, खफी खां ने लिखा था। तो वही मुंतखाब टर्म हो गया, तो समझ जाइए आलोचना वाली बुक, दोनों की आलोचना वाली बुक। तो यहां पर हम लोगों ने पहला पॉइंट किया कि बहादुर शाह प्रथम, नहीं पहला तो हो गया 1707 से 1712 बहादुर शाह का टर्म, ठीक है, टाइम पीरियड। दूसरा पॉइंट हो गया इसका ओरिजिनल नेम मुअज्जम। तीसरा हो गया कि शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी रूल किया। और तीसरा पॉइंट, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा पॉइंट हो गया शाह बेखबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद इसने गुरु गोविंद सिंह को खिल्लत प्रदान किया, मतलब उसको सम्मानित किया, गुरु गोविंद सिंह को सम्मानित किया, किंतु बंदा बहादुर के प्रति, तो लिख दीजिएगा ना, लिखिएगा बहादुर शाह प्रथम की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ दोहरी नीति रही। बहादुर शाह प्रथम की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ दोहरी नीति रही। देयर वेयर ड्वेल पॉलिसी विथ रीजनल पावर्स बाय बहादुर शाह फर्स्ट।
तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा क्षेत्रीय शक्तियों के साथ दोहरी नीति रही, ड्यूअल पॉलिसी था, ड्यूअल पॉलिसी, दोहरी नीति। दोहरी नीति क्या क्या है? तो नंबर 1 लिखिएगा, उसने सिख गुरु गोविंद सिंह को सम्मानित किया। ही गेव ऑनर टू सिख गुरु गोविंद सिंह, तो उसने सिख गुरु गोविंद सिंह को सम्मानित किया, सिख गुरु गोविंद सिंह को सम्मानित किया। किंतु बंदा बहादुर के विरुद्ध, अगेंस्ट बंदा बहादुर, किंतु बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान किया, बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान किया। हाँ, बट अगेंस्ट बंदा बहादुर सेंड मिलिट्री को भेजा, सेना को भेजा। एंड बंदा बहादुर वाज डिफीटेड इन द लोहगढ़ फोर्ट, तो बंदा बहादुर को लोहगढ़ के किले में पराजित किया, बंदा बहादुर को लोहगढ़ के किले में पराजित किया। क्लियर, लोहगढ़ के किले में पराजित किया। तो ये हो गया सिख के साथ में। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इसको ऐसे कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ये बहादुर शाह प्रथम हम लोग कर रहे हैं ना, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम फर्स्ट, और इसके समय में राजपूत शासक, राजपूत रूलर्स वेयर, 2 राजपूत शासक, एक है जय सिंह, दूसरा है अजीत सिंह। राजपूत रूलर जय सिंह एंड अजीत सिंह, ठीक है। इसको क्या किया, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ को ही चित्तौड़ बोलते हैं, मेवाड़ या चित्तौड़, तो मेवाड़ या चित्तौड़ का शासक बनाया। मेड जय सिंह द रूलर ऑफ मेवाड़, शासक बनाया। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, मेड अजीत सिंह मारवाड़ का शासक, रूलर ऑफ मारवाड़, शासक बनाया। लेकिन क्या किया, इसने गवर्नरशिप नहीं दी, दिया। तो जय सिंह को याद रखेंगे, जय सिंह को तो सूबेदारी नहीं दी, तो याद रखिएगा जय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया, लेकिन मालवा की सूबेदारी नहीं दी, डेंट गिव द सूबेदारी नहीं दी, डेंट गिव द गवर्नरशिप ऑफ मालवा, डेंट गिव द गवर्नरशिप ऑफ मालवा, मालवा की सूबेदारी नहीं दी। इसको गुजरात की सूबेदारी नहीं दी, डेट मीन्स कि these were demanded by the राजपूत रूलर्स, राजपूत शासकों के द्वारा इसकी डिमांड की गई थी। तो जय सिंह को मालवा की सूबेदारी नहीं दी और अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी नहीं दी। यही दे दिया गया था जहांदार शाह के द्वारा, जहांदार शाह के समय में यही दे दिया गया था। तो जय सिंह को मेवाड़ का शासक मान लिया गया, अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया गया, लेकिन इसको मालवा की सूबेदारी नहीं दी, गुजरात की सूबेदारी नहीं दी। मराठों के साथ नीति, तो मराठों में आपको पता है कि शिवाजी जी का जो टैक्स कलेक्शन था सरदेशमुखी और चौथ था। चौथ वेर कलेक्टेड बाय द नेबरहुड स्टेट्स, पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूला जाता था। इन ऑन स्टेट, अपने राज्य में सरदेशमुखी ली जाती थी। चूंकि देशमुख जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र को मतलब कि क्षेत्र का जो प्रमुख होता था उसको देशमुख कहते थे, और सारे देशमुखों का हेड सरदेशमुख होता था। तो सरदेशमुखी जो था वो सामान्य टैक्स था, जनरल टैक्स था, 1/10 लिया जाता था, अपने स्टेट से लिया जाता था। आज चौथ क्या था, हफ्ता वसूली, मतलब ये डरा धमका दिया, जाकर पहले मारपीट देंगे उसके बाद पहुंचाते जाना। तो उसमें वही होता था। ये मराठों की एक खासियत थी कि ये सेना तैयार करते थे, जा करके पूरा लूट पाट के चले आते थे, और अगले बार बोल देते थे नहीं आएंगे लूटने, बदले में 1/4 पहुंचा देना। तो 1/4 पहुंचा देना। तो चौथ
अच्छा, मराठों की इसी नीति के कारण जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, मराठों की मदद किसी ने नहीं किया था, क्योंकि सबसे चौथ वसूल चुका था। अब चौथ से वजह वो तो बोलेगा अच्छा है मरो, तो इसीलिए मराठों का साथ किसी ने नहीं दिया जब अहमद शाह अब्दाली के साथ में आक्रमण हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली के साथ में उसकी फाइट हुई थी। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा अब यहां पर इसी में मराठा कर देते हैं हम लोग, मराठा। तो मराठा में लिखिएगा बहादुर शाह प्रथम ने मराठों के शासन को स्वीकार किया, मराठों के शासन को स्वीकार किया। बहादुर शाह फर्स्ट एक्सेप्टेड द रूल ऑफ मराठों के शासन को स्वीकार किया एंड गेव देम द राइट ऑफ सरदेशमुखी, तथा उन्हें सरदेशमुखी का अधिकार दिया। एंड गेव देम द राइट ऑफ सरदेशमुखी, उन्हें सरदेशमुखी का अधिकार दिया, सरदेशमुखी का अधिकार दिया, सरदेशमुखी का अधिकार दिया। ठीक है, सरदेशमुखी का अधिकार दिया, बट किंतु डिडंट गिव द राइट ऑफ चौथ, किंतु उन्हें चौथ का अधिकार नहीं दिया, किंतु उन्हें चौथ का अधिकार नहीं दिया। तो मराठों को चौथ का अधिकार नहीं दिया गया, चौथ का अधिकार नहीं दिया गया। क्लियर? तो ये था बहादुर शाह फर्स्ट। अगर कुछ ऐसा पॉइंट छूट जाएगा तो फिर हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई, ही डाइड इन 1712, 1712 में उसकी मृत्यु हुई। जहांदार शाह बिकेम द बादशाह, जहांदार शाह बादशाह बना विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां की मदद से, जुल्फिकार खां की मदद से। और ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाल कुंवर, वह लाल कुंवर के प्रभाव में रहता था। लाल कुंवर वॉज अ डांसर, लाल कुंवर एक नर्तकी थी और इसी तो बोला जाता है कि उसका डांस देखने में मग्न रहता था, सारा डिसीजन जुल्फिकार खां लेता था। तो इसी कारण से क्या है कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोलते हैं। जहांदार शाह इज नोन एज लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख बोला जाता है, ये फुलिस। तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है किसको? जहांदार शाह। फॉर जहांदार शाह द टर्म लंपट मूर्ख वाज यूज्ड, तो जहांदार शाह के लिए लंपट मूर्ख शब्द का प्रयोग किया गया। तो लंपट मूर्ख किसको बोला जाता था? जहांदार शाह को। तो याद रखिएगा कि जहांदार शाह के समय में, जहांदार शाह से क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला तो ये इसका शासनकाल मात्र 1 साल का है, 12-13। इस समय वास्तविक शक्ति, रियल पावर इन द हैंड ऑफ जुल्फिकार खां, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? जुल्फिकार खां के साथ। इसके ऊपर प्रभाव किसका था? तो 2 लोगों का मुख्य रूप से प्रभाव था। डिसीजन तो ये ले रहा है। इसके अलावा एक लाल कुंवर और एक दरबारी सुभग चंद्र था, ये इन लोगों का प्रभाव था। सुभग चंद्र, एक नया नाम याद रखिएगा, सुभग चंद्र। लाल कुंवर एक नर्तकी थी, लाल कुंवर वाज अ डांसर। तो लाल कुंवर, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाल कुंवर एंड सुभग चंद्र, एंड रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ जुल्फिकार खां। तो वास्तविक शक्ति जुल्फिकार खां के हाथ में थी। यहीं से कोटियर बिकेम पावरफुल, यहीं से दरबारी शक्तिशाली हो गए, दरबारी शक्तिशाली हो गए। इसके बाद इसने क्या किया? इसने फिर अजीत सिंह और जय सिंह के साथ उसको मालवा की सूबेदारी दे दी, उसको गुजरात की सूबेदारी दे दी। जय सिंह को मालवा की सूबेदारी, गवर्नरशिप ऑफ, तो जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी, मालवा की सूबेदारी दे दी, और अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी, गुजरात की सूबेदारी। क्लियर? तो गवर्नरशिप ऑफ मालवा वाज गिवन टू जय सिंह, और साथ ही साथ जय सिंह को उपाधि भी दिया, मिर्जा राजा सवाई की उपाधि। मिर्जा राजा सवाई की उपाधि जय सिंह को किसने दिया था? जहांदार शाह ने दिया था। जहांदार शाह से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? 1712-13 इसका शासनकाल है। वास्तविक शक्ति जुल्फिकार खां के हाथ में थी, यह लाल कुंवर के प्रभाव में था और सुभग चंद्र के प्रभाव में। सुभग चंद्र भी एक दरबारी है। इसने जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी और महाराजा की उपाधि दी किसको? अजीत सिंह को। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। ही गेव द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई टू जय सिंह एंड गेव द टाइटल ऑफ महाराजा टू अजीत सिंह। तो सवाई राजा जय सिंह की उपाधि दिया, मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दिया जय सिंह को, और महाराजा की उपाधि दिया
अजीत सिंह को। तो जहांदार शाह से, और जहांदार शाह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा इसके समय में शुरू की गई। हालांकि इसने भी जजिया कर को समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया। हालांकि जजिया कर को एट लास्ट समाप्त किसके समय में किया गया था? मोहम्मद शाह के समय में, मतलब कि अंतिम रूप से बोला जाता है समाप्त किया गया। तो जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया, जो औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था। अकबर ने हटाया, औरंगजेब ने लगाया, अब फिर इसने समाप्त कर दिया। तो असल में समाप्त ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है जुल्फिकार खां। फिर जो काम फर्रुखसियर कर रहा है वो फर्रुखसियर नहीं कर रहा, असल में सैयद बंधु कर रहा है। तो इसी समय याद रखिएगा इजारेदारी प्रथा, इससे क्वेश्चन आता है। तो इजारेदारी प्रथा क्या थी? तो इजारेदारी प्रथा जो थी भू राजस्व नीलामी की प्रथा थी। बीडिंग होती थी, लैंड रेवेन्यू की बीडिंग होती थी। तो अ कस्टम ऑफ अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू बीडिंग। तो लिखिएगा इजारेदारी प्रथा में भू राजस्व की नीलामी की जाती थी। लैंड रेवेन्यू बीडिंग वाज डन इन इजारेदारी सिस्टम। तो इजारा घोषित कर दिया गया। उस इजारा को क्या किया? लैंड पार्ट को इजारा घोषित कर दिया गया, उसकी बीडिंग कर दी गई, उसका नीलामी कर दिया गया। जो ज्यादा बोली लगाया उसको दे दिया, तो ज्यादा बोली लगाया उसको दे दिया। तो ये भू राजस्व की नीलामी, ये इजारेदारी प्रथा, इट वॉज स्टार्टेड इन द पीरियड ऑफ जहांदार शाह। जहांदार शाह के समय में इजारेदारी प्रथा में भू राजस्व की नीलामी की जाती थी, भू राजस्व की नीलामी की जाती थी। क्लियर? इजारेदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया? जहांदार शाह के समय। पहले था बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद आया जहांदार शाह। फर्स्ट ऑफ ऑल बहादुर शाह फर्स्ट, देन जहांदार शाह, आफ्टर जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद कौन है? तो ये फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक, 1713 टू 1719, 1713 से 1719 तक, फ्रॉम 1713 टू 1719 फर्रुखसियर। अगेन द रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ सैयद ब्रदर्स। वास्तविक शक्ति सैयद बंधुओं के हाथों में थी। तो अब जुल्फिकार खां का अंत किया, जहांदार शाह का अंत किया, और जहांदार शाह को मार करके उसकी हत्या करके उसके बाद फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया। फर्रुखसियर बिकेम द बादशाह, फर्रुखसियर बादशाह बन गया। फर्रुखसियर का टाइम पीरियड क्या है? 1713 टू 1719, 1713 से 1719, 1713 से 1719 इसका शासन काल है। रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ सैयद ब्रदर, सैयद बंधुओं के हाथ में वास्तविक शक्ति थी। अच्छा, आप लोग याद रखिएगा मुगल काल में दरबारियों का जो ग्रुपिंग होने लगा था, ग्रुपिंग ऑफ कोर्टियर्स, दरबारियों की गुटबंदी होने लगी थी। अलग अलग, जैसे कि जो ईरान मूल के थे वो ईरानी दरबारी थे, जो तुर्क के थे वो तुर्की दरबारी हो गए, जो तुर्रान क्षेत्र के हैं वो तुर्रानी कहला रहे हैं, जो अफगान क्षेत्र के हैं वो अफगानी कहला रहे हैं। और जो भारतीय मुसलमान जो भारतीय कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, तो वो हिंदुस्तानी दल के थे। और इन्हीं हिंदुस्तानी दल में सैयद बंधु थे। सैयद बंधु जो थे हिंदुस्तानी दल से संबंधित थे, हिंदुस्तानी दल से संबंधित थे। और इसमें दो भाई है, एक अब्दुल्ला खां, दूसरा हुसैन अली। अब्दुल्ला खां, हुसैन अली। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दो व्यक्ति हैं। अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया फर्रुखसियर ने, और हुसैन अली को मीर बख्शी। विद द हेल्प ऑफ अब्दुल्ला खां एंड हुसैन अली, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की मदद से जहांदार शाह वाज किल्ड, जहांदार शाह की हत्या कर दी गई। जुल्फिकार खां के शक्ति को कमजोर किया गया। तो जुल्फिकार, जो पावर ऑफ जुल्फिकार खां मेड वीक, तो कमजोर किया गया। एंड देन फर्रुखसियर बिकेम द बादशाह, फर्रुखसियर शासक बना। तो विद द हेल्प ऑफ अब्दुल्ला खां एंड हुसैन अली, इन्हीं दोनों की मदद से शासक बना। तो इनको तो देना था, पुरस्कृत करना था, प्राइज देना था। तो ऐसे में अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया गया और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया गया। वजीर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को वजीर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को वजीर कहा जाता था, और जो मिलिट्री हेड होते थे वो मीर बख्शी होते थे। मीर बख्शी मीन्स मिलिट्री हेड। तो मिलिट्री हेड के लिए मीर बख्शी टर्म का प्रयोग किया जाता था। पूछा हुआ भी जाता है कि मीर बख्शी का अर्थ क्या है? तो मिलिट्री हेड, सेना प्रमुख। तो सेना प्रमुख होता था
मीर बख्शी, तो मीर बख्शी बना दिया गया हुसैन अली को, अब वजीर प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए अब्दुल्ला खां, और तब फारूखसियर का शासन। हालांकि इन लोगों ने बनाया इनको शासक, और ये इन्हीं दोनों पर शक करता था और इसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा, इसीलिए इसके लिए घृणित कायर टर्म का यूज किया गया, जो कवार्ड जो कह सकते हैं, तो ये घृणित कायर टर्म का यूज किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया फारूखसियर को। जब तो पहला शासक जो बहादुर शाह प्रथम, वो शाहे बेखबर, दूसरा है जहांदार शाह लंपट मूर्ख, तीसरा है फारूखसियर घृणित कायर। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, फारूखसियर के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1707 ईस्वी में, जो इसने 1717 ईस्वी में इसने फरमान जारी किया था, एक फरमान जारी किया था, और इस फरमान के जरिए, फरमान मतलब आदेश, ऑर्डर वाज इशूड, दैट ऑर्डर वाज कॉल्ड फरमान, ऑर्डर फरमान कहलाता था, मतलब ऑर्डर को फरमान बोला जाता है फारसी में। तो एक फरमान जारी किया गया, और उस फरमान के अंतर्गत एक छूट दी गई, दस्तक वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक प्रदान किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक होता था शुल्क मुक्त व्यापार पत्र, मतलब कि ट्रेड पेपर विदाउट एनी चार्जेज, एनी टैक्सेस, तो टैक्स फ्री ट्रेड पेपर वाज कॉल्ड दस्तक। तो दस्तक क्या था? शुल्क मुक्त व्यापार, हाँ, शुल्क मुक्त व्यापार पत्र था, वो दस्तक कहलाता है, दस्तक। हाँ, यही शाही फरमान, शाही मतलब कि राजा से संबंधित, बादशाह से संबंधित, हाँ, इसी फरमान को शाही फरमान बोला जाता है, रॉयल फरमान भी बोला जाता है। इट वाज इशूड बाय फारूखसियर। एक्चुअली जो सुरमन था ना एक, उसके नेतृत्व में एक दल आया था इसके दरबार में, क्या नाम है, फारूखसियर के दरबार में, और इसका इलाज किया था, मतलब कि यह रोगग्रसित था ये और इसकी वाइफ, तो इसको ठीक किया, जिसके कारण से खुश होकर के इसने क्या किया, एक फरमान जारी करके दस्तक इनको प्रदान किया। और इसीलिए दस्तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी दस्तक का अंग्रेज दुरुपयोग करने लगे थे। मतलब ये कि अंग्रेज व्यापार करते थे तो किसी न किसी को टैक्स देना पड़ेगा ना, जिस क्षेत्र में करेंगे, लेकिन इसके द्वारा क्या हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अब ये टैक्स फ्री ट्रेडिंग कर सकते थे। और आपको पता है, जब शासक के विरुद्ध किसी को अधिकार मिलता है, यानी शासक टैक्स वसूलेगा, अब ये टैक्स नहीं देना है, यानी शासक के विरुद्ध इसको एक राइट मिल गया कि विदाउट टैक्स के ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जब भी कोई पहली बार जो राइट मिले थे अगेंस्ट रूलर 1215 ईस्वी में मिला था इंग्लैंड में, एक पेपर पर, जिस पेपर का नाम था मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट राइट पेपर अगेंस्ट द रूलर्स, रूलिंग पावर के विरुद्ध। तो यहां भी वही चीज हुआ, रूलिंग पावर टैक्स वसूल रहा है लेकिन इसको टैक्स नहीं देना है, तो इसीलिए इट वाज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस दस्तक को। इसी दस्तक का दुरुपयोग होने लगा, और तब हम लोग बंगाल में देखेंगे, पलासी का युद्ध जब हुआ था, तो पलासी के युद्ध के समय में तो इस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया था कासिम ने, मीर कासिम ने क्या किया था ना, भारतीयों पर से भी टैक्स हटा दिया, और तब फिर अंग्रेजों ने उसे हटा दिया। तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये तीसरा रूलर हो गया, पहला हो गया बहादुर शाह, दूसरा हो गया जहांदार शाह, तीसरा हो गया फारूखसियर के बाद इस समय शक्तिशाली हुए सैयद बंधु। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, फारूखसियर ने इसको हटाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू किया। तब फिर सैयद बंधुओं ने मराठों के साथ संधि की। 1719 में मराठे आते हैं दिल्ली, और उन्होंने क्या किया, फारूखसियर को हटा दिया और फारूखसियर की जगह पर रफी-उद-दौला को गद्दी पर बैठाया। रफी-उद-दौला के बाद रफी-उद-दरजात आया, रफी-उद-दरजात के बाद नेकुसियर आया, एक के बाद एक, और तब एट लास्ट मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। मोहम्मद शाह ने देखा कि सब डिसीजन यही लोग लेगा, वो रास रंग में मग्न रहता था, इसीलिए उसको रंगीला बादशाह बोलते हैं। ही वॉज कॉल्ड रंगीला बादशाह। तो रंगीला बादशाह के रूप में कौन जाना जाता है, बहादुर शाह। तो यहाँ पर फारूखसियर से रिलेटेड इतने पॉइंट्स हो गए। फारूखसियर के बाद आते हैं
मोहम्मद शाह। क्या मैग्ना कार्टा जो टर्म है वो अधिकार पत्र है, मतलब फर्स्ट राइट पेपर, पहला अधिकार पत्र है मैग्ना कार्टा। और ये इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में दिया गया था। राजा के विरुद्ध जनता को दिया गया था कुछ अधिकार। पहली बार, पहले सारा डिसीजन राजा लेता था, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता था। पहली बार इंग्लैंड की जनता को इंग्लैंड के शासक के विरुद्ध कुछ अधिकार मिले थे, और जिस पेपर पर ये अधिकार मिले थे वो मैग्ना कार्टा पेपर था। उस पेपर का नाम मैग्ना कार्टा था। तो जहां कहीं भी अधिकार मिलता है, जैसे भारतीय संविधान में हम लोग को अधिकार मिलता था, मूल अधिकार किस ये के तहत मिलता है, तो वो मिलता है भाग 3 में। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। तो ऐसे ही यहां पे हो गया मैग्ना कार्टा। चलिए उसके बाद कौन आया, मोहम्मद शाह। तो फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, नेकुसियर, और उसके बाद आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का काल थोड़ा लंबा है, 1719 से 1748, और इस समय वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी, सैयद बंधुओं के हाथों में। तो वास्तविक रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ सैयद ब्रदर्स। इनिशियली स्टार्ट में, आरंभ में सारी शक्ति थी सैयद बंधु के पास, बाद में यह शक्ति किसके पास आ गई, निजामुल मुल्क के पास। यही याद रखिएगा, निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पावर को कमजोर किया, उसको हटाया, और उसके बाद जो है सो पावर अपने हैंड में ले लिया। हालांकि मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं से मुक्त किया था निजामुल मुल्क ने, लेकिन ये बड़ा उदार हृदय का व्यक्ति था। लेकिन दिक्कत यह थी कि मोहम्मद शाह अब इसके ऊपर भी डाउट करने लगा, तो ये परेशान होकर, मतलब कि ये दुखी होकर के दक्षिण चला गया। He went to south and established independent rule in हैदराबाद। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया। तो निजामुल मुल्क क्या हुआ कि मोहम्मद शाह से दुखी होकर के दक्षिण में चला गया, और दक्षिण में उसने क्या किया, हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना की निजामुल मुल्क ने। निजामुल मुल्क को मोहम्मद शाह ने आसफ जाह की उपाधि दी, आसफ जाह। तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748, 1719 टू 1748। इसमें रियल पावर किसके हैंड में है, इनिशियली आरंभ में सैयद बंधुओं के हाथों में, और बाद में निजामुल मुल्क के हाथों में। लेकिन निजामुल मुल्क 1722 में, इन 1722 में निजामुल मुल्क दुखी होकर, आफ्टर बीइंग सैड फ्रॉम मोहम्मद शाह से दुखी होकर वेंट टू साउथ, दक्षिण चला गया। इट वॉज कॉल्ड द एस्केप ऑफ लॉयलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, निष्ठा का पलायन कहते हैं, इसको निष्ठा का पलायन कहा जाता है। तो एस्केप ऑफ लॉयलिटी, निष्ठा का पलायन किसको बोला जाता है, तो निष्ठा का पलायन किसको बोला जाता है, तो निजामुल मुल्क का दक्षिण जाना, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, इसको बोला जाता है निष्ठा का पलायन। तो ये एस्केप ऑफ लॉयलिटी, क्लियर। तो ये इन 1722 में दक्षिण चला गया, और वहीं 1724 में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया किसने, निजामुल मुल्क ने। ठीक है, निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं से मोहम्मद शाह को मुक्त किया। अब बाद में देखा कि मेरे ऊपर भी डाउट कर रहा है, तो रहो तुम शासन करो, हम चले, तो चला गया। और इसके बाद यही चीज है कि इसकी स्थिति कमजोर हो गई। अब इसमें क्या हो रहा था, सादत खां भी बनना चाहता था दिल्ली का शासक, सादत खां बनना चाहता था, मुगल बादशाह बनना चाहता था, दिल्ली का बादशाह बनना चाहता था। इसलिए सादत खां ने इनविटेशन दिया किसको, नादिर शाह को। नादिर शाह वॉज इन्वाइटेड बाय सादत खां। तो आप लोग को पता है कि नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया, लेकिन उसको इनवाइट किया था सादत खां ने। वही जब भेद खुला तो ये जो है बर्दाश्त नहीं कर सका, इसने सुसाइड कर लिया। सादत खां ने सुसाइड। हुआ क्या कि इसको बोला कि काफी धन संपत्ति मिलेगा, तो जितना बोला कि उतना नहीं मिला जितना तुम बोला था, बाकी दो। तो इसे भेद खुल गया कि यही बुलाया था। तब इसके बाद इसने सुसाइड कर ली। तो मोहम्मद शाह के समय में वास्तविक रूप में एक्चुअली इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह डिविजन ऑफ रूल वाज स्टार्टेड। तो
तो जो शासन का जो विभाजन है वो प्रारंभ हो गया। रीजनल पावर्स बिकेम पावरफुल, क्षेत्रीय शक्तियां शक्तिशाली हो गई। और इसी के अंतर्गत देखिएगा, बंगाल में इन बंगाल मुर्शीद कुली खां, इन अवध सादत खां, इन कर्नाटका सादतुल्ला खां, इन हैदराबाद निजामुल मुल्क had established the independent rule. Independent rules were established in Bengal, Awadh, Karnataka, Hyderabad and in many regions. तो बहुत सारे क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई। Independent rules were established and these rules were established by different regional जो powers कह सकते गवर्नर्स। और इसी में याद रखेगा, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, सादत खान ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, सादतुल्ला खान ने कर्नाटक में स्वतंत्र शासन की स्थापना की और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। एक पॉइंट ये वाला आप लोगों ने लिख लिया था, निष्ठा का पलायन किसको बोला जाता है, विच वॉज कॉल्ड द स्केप ऑफ लॉयलिटी। तो निजामुल मुल्क का दक्षिण जाना, निजामुल मुल्क का दक्षिण जाना, टू गो निजामुल मुल्क साउथ एंड एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट रूल इन हैदराबाद। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। अब यहीं भी याद रखेंगे, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। जब बंगाल पढ़ेंगे तो मुर्शीद कुली खां से लेकर मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन शब्द, ये सुजाउद्दीन के बाद में नहीं सिराजुद्दौला नहीं है, एक्चुअली सबसे पहले मुर्शीद कुली खां है, मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन है, सुजाउद्दीन के सरफराज खां है, सरफराज खां के बाद अली वर्दी खां है और अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला। तो ये इंडिपेंडेंट रूल एस्टेब्लिश किया। और अली वर्दी खां, तो सबको अलग अलग देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही करेंगे, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय करेंगे। तो क्षेत्रीय शक्तियों का सारा क्षेत्रीय शक्तियों को देख लेना है। आज जैसे कि हम लोग पूरा का पूरा इसका कर ले रहे हैं और इस पे प्रैक्टिस आप लोग को ग्रुप में करवा दी जाएगी। ग्रुप में डिक्लाइन ऑफ मुगल से, मुगलों के पतन से प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, तो प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दी जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट में देखते हैं, आसफ जा की उपाधि निजामुल मुल्क को दिया गया। देखिए निजाम, ये क्षेत्रीय जब करेंगे ना उसमें फिर करना है। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में क्षेत्रीय स्वतंत्र शक्ति का स्थापना किया और निजामुल मुल्क के बाद क्या हो गया कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो निजामत के लिए लड़ाई हुई थी, निजामत के लिए लड़ाई हुई थी। और इसी में याद रखिएगा कि दो उत्तराधिकारी हुए थे, निजामुल मुल्क के बाद दो उत्तराधिकारी हुए थे। एक हुआ था, जब हम कर्नाटक का बार देखेंगे ना, कर्नाटक युद्ध देखेंगे, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में हैदराबाद में जो निजामत की लड़ाई हो रही थी, और निजामत की लड़ाई में जैसे कि कर्नाटक में था, यहाँ जो हैदराबाद में था सफदर जंग और मुजफ्फर जंग, सफदर जंग और मुजफ्फर जंग, उसके बारे में हम लोग देखना। अभी केवल हम लोग कर रहे हैं कि बहादुर शाह प्रथम के बाद आया जहांदार शाह, फिर फारूक सियर के बाद मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के समय में वास्तविक शक्ति आरंभ में थी सैयद बंधु की के पास, बाद में हो गया निजामुल मुल्क के बाद। निजामुल मुल्क को आसफ जा की उपाधि दिया था मोहम्मद शाह ने। आसफ जा टाइटल वाज गिवन टू निजामुल मुल्क बाय मोहम्मद शाह। जब स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दिया तो आसफ जा मतलब श्रेष्ठ मुसलमान है। चलिए आप श्रेष्ठ मुसलमान हैं, ताकि मतलब कि इसके अगेंस्ट डरता था कि कहीं आ गया तो फिर हमको जाना पड़ेगा, क्या बहुत पावरफुल है। यही इसी डर के कारण से ये दुखी होकर चला गया दक्षिण, लेकिन ये हमेशा लॉयल बना रहा, इंडिपेंडेंट रूल अपना एस्टेब्लिश कर लिया, अपना स्थिर रहा। चलिए ठीक है। और तो इसके समय में चार प्रमुख शक्तियां हो गया। बंगाल में मुर्शीद कुली खां, ऐसे तो अनेक क्षेत्रीय शक्तियां स्थापित हुई, लेकिन मुख्य रूप से चार शक्तियां थी। बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में सादत खां, कर्नाटक में सादतुल्ला खां, हैदराबाद में निजामुल मुल्क। क्लियर, इतना हो गया। और इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ ईरान। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया। इसको सादत खां द्वारा आमंत्रित किया गया था। ही वॉज इनवाइटेड बाय सादत खां, जो अवध का नवाब था सादत खां, उसके द्वारा इसको निमंत्रण भेजा गया था नादिर शाह को। नादिर शाह ने अटैक किया, तो यहीं से याद रखिएगा
कोहिनूर हीरा ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया, कोहिनूर डायमंड। तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस, इसी को मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, मयूर सिंहासन। हाँ, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां, शाहजहां के द्वारा जो थ्रोन है वो एस्टेब्लिश किया गया था, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस भी कहते हैं, और तख्ते ताउस की स्थापना किसने किया था, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, और इसको लूट कर ले गया यहाँ से नादिर शाह, नादिर शाह लूट कर ले गया। 1739 में नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था इसको करनाल का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध। इतना पॉइंट याद रखिएगा, नादिर शाह के आक्रमण को करनाल का युद्ध कहा जाता है। अटैक ऑफ नादिर शाह इज कॉल्ड बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध कहा जाता है, करनाल का युद्ध कहा जाता है। नादिर शाह इज ऑल्सो नॉन एज नेपोलियन ऑफ ईरान, नेपोलियन ऑफ पर्सिया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ही वॉज इन्वाइटेड बाय सादत खां, सादत खां के द्वारा इसे निमंत्रित किया गया था, आमंत्रित किया गया था। और कोहिनूर हीरा, तो ही लूटेड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से इसने लूटा क्या, कोहिनूर हीरा लूटा, तख्ते ताउस लूटा, तख्ते ताउस लूटा। क्लियर। तो ये मोहम्मद शाह कब से कब तक है, 1739 से 1748। इसके बाद बाकी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, धीरे धीरे नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो अगला नादिर शाह के, नादिर शाह से रिलेटेड अभी सारा पॉइंट कर ही दिया हम लोगों ने। नादिर शाह इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ ईरान। इन 1739 ही अटैक्ड ऑन दिल्ली, इट वाज कॉल्ड बैटल ऑफ करनाल, इसको करनाल का युद्ध कहते हैं। तो दिल्ली का युद्ध को ही करनाल का युद्ध कहते हैं। इसमें कोहिनूर हीरा और तख्त ताउस ये मुख्य रूप से लूट कर ले गया था। और साथ ही साथ इसका जो उत्तराधिकारी हुआ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वाज द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली वाज द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। इसके समय में करनाल का युद्ध हुआ। करनाल के युद्ध से संबंधित 2-3 फैक्ट हैं कि 1739 में यह युद्ध हुआ था, इसे दिल्ली का युद्ध भी कहते हैं। कोहिनूर हीरा ले गया था और तख्ते ताउस ले गया था। और इसका उत्तराधिकारी, नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली था। 1739 में करनाल का बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल। क्लियर। तो इसके बाद अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का आक्रमण जिसमें भारत पर हुआ था, उसमें मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह वॉज द मुगल रूलर, मुगल शासक था। इसके बाद आइए अहमद शाह। अहमद शाह के समय में वास्तविक शक्ति सफदरजंग के हाथों में थी। सफदरजंग आफ्टर सादत खां, सादत खान ने जब सुसाइड कर लिया, जब आत्महत्या कर ली, तो उसके बाद सफदरजंग नवाब बना, कहां का, अवध का नवाब। और अभी ये नवाब है अवध का, इसको मुगलों ने अपना वजीर बना लिया। अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर बना लिया, इसीलिए इसको नवाब वजीर भी कहा जाता है। ही इज नॉन एज, सफदरजंग इज नॉन एज नवाब वजीर, नवाब वजीर, बिकॉज ही मेड वजीर बाय अहमद शाह एंड ही वॉज द नवाब ऑफ अवध। तो अवध का नवाब था कौन, सफदरजंग, अवध का नवाब था। और वास्तविक शक्ति इसी के हाथों में थी। रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ सफदरजंग, सफदरजंग के हाथ में वास्तविक शक्ति थी। सफदरजंग का मदरसा यहाँ पर मकबरा जो है वो सरोजनी नगर दिल्ली में अवस्थित है। तो सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड ऑन इंडिया और अहमद शाह अब्दाली वाज द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। तो अहमद शाह अब्दाली किसका था, नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। क्लियर। तो इसमें वो यही 2 पॉइंट ही याद रखिएगा। अहमद शाह, अब काल भी याद रखिएगा, 1707 से 12 बहादुर शाह प्रथम, 12-13 जहांदार शाह, 1713 से 19 फारूक सियर, 19 में रफीउद्दौला रफीउद्दरजात नेकुसियर, 19 से 48 मोहम्मद शाह और 48 से 54 अहमद शाह। क्लियर। अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकेंड, 1754 से
1759। आलमगीर द्वितीय, रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क के हाथ में वास्तविक शक्ति थी। ये नाम मात्र का शासक है, क्योंकि इस समय पावर किसके पास था? अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया था, उसने अपना एजेंट बनाया था नजीबुद्दौला को। नजीबुद्दौला को अपना एजेंट बनाया था, और वही नजीबुद्दौला को जब हटा दिया मराठों ने, तब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना, उसी कारण से तो उसका अहमद शाह अब्दाली का एक एजेंट था नजीबुद्दौला। अहमद शाह अब्दाली का एजेंट था नजीबुद्दौला, इसी के द्वारा शासन किया जा रहा था, और यह नाम मात्र का शासक था। इसी के टाइम पीरियड में 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी इन 1757, 23 जून 1757। डेट भी इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल इन द पीरियड ऑफ आलमगीर सेकेंड। तो आलमगीर सेकेंड का काल कितना है? 1754 से 59 है। रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ इमादुल मुल्क एंड ही वाज द नेम, मतलब कि रूलर बाय नेम ओनली, केवल नाम मात्र का शासक था, बाय नेम था। रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ नजीबुद्दौला, वास्तविक सत्ता नजीबुद्दौला के हाथ में थी। नजीबुद्दौला वाज द एजेंट ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो नजीबुद्दौला कौन था? अहमद शाह अब्दाली का एजेंट था। क्लियर? तो ये हो गया आलमगीर सेकेंड 1754 से 59। एकदम जैसे मुझे याद है, आप लोग भी याद कर लीजिए, कारण कि बार बार देखते रहेंगे तो बार बार याद करते रहेंगे तो हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। 1707 से 12 बहादुर शाह, 12-13 जहांदार शाह, 13 to 19 फारूकसियर, 19 to 48 मोहम्मद शाह, 48 to 54 आलमगीर नहीं वो अहमद शाह, और देन आलमगीर सेकेंड 54 से 59। अब फिर 59 से लेकर के 1806 तक है, और वो कौन है? शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806। लंबा है शासनकाल, लेकिन नाम मात्र का। इसी के समय में आप देखेंगे बक्सर का युद्ध हुआ था। ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में भाग लिया। एंड आफ्टर डिफीट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के पराजय के बाद 1765 में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज डन, इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप ये पेंशन भोगी रह गया अंग्रेजों का पेंशन भोगी। तो ही वाज अ डिपेंडेंट ऑफ ऑन पेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, मुगलों के पेंशन पर जीने वाला हो गया। और यही कारण है इसको हालांकि बीच में मराठों ने मुक्त कराने का प्रयास किया था, फिर बाद में जो है मराठा शक्ति का पतन हो गया, तो इनका भी पतन हो गया। और तब अंग्रेजों के द्वारा स्थापित होने वाला पहला मुगल शासक जो था वो अकबर द्वितीय था, अकबर सेकेंड था। ये तो अपने से स्थापित हुआ था। इसका वास्तविक नाम था अली गौहर, हिज रियल नेम वाज अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। इसने शाह आलम की उपाधि ली, तो ये दूसरा हो गया शाह आलम की उपाधि लेने वाला। पहला था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट था, ये दूसरा है, इसीलिए इसको शाह आलम द्वितीय बोलते हैं। ये किसके प्रभाव में था? आरंभ में था नजीबुद्दौला के प्रभाव में, फिर क्या हो गया? मराठों के प्रभाव में आया, और फिर एट लास्ट अंग्रेजों के प्रभाव में आया। तो तीनों के प्रभाव में रहा। इस पर इसके पूरे शासन काल में तीन का, शुरू में था नजीबुद्दौला, चूंकि पानीपत का युद्ध हुआ ना, पानीपत के युद्ध में मराठे हार गए, तो नजीबुद्दौला के पावर में था। लेकिन फिर बाद में अंग्रेजों ने इसको पेंशन भोगी बनाया, और फिर मराठा शक्ति का उदय होता है, तो मराठों ने इसको स्वतंत्र कराया अंग्रेजों से। लेकिन बाद में फिर अंग्रेज जो है मराठों का अंत कर दिए, तो मराठों के कंट्रोल में चला गया। इसके समय में इन द पीरियड ऑफ शाह आलम सेकेंड, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ना, हाँ 1761 में हुआ, 1761 में। पहला हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556, और थर्ड हुआ 1761, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, 1764 में। और आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर
बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ तीन लोगों ने लड़ाई की थी। क्या क्या 1526, पहला है 1526, दूसरा 1556 और तीसरा है 1761। ठीक है, तो 3 हुआ। शाह आलम द्वितीय, और याद रखेंगे तो शाह आलम सेकंड का काल कितना है? 1759 टू 1806, 1806 तक। इसका वास्तविक नाम, रियल नेम ऑफ शाह आलम सेकंड वाज अली गौहर। तो वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यह किसके प्रभाव में था? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नजीबुद्दौला, मराठा एंड ब्रिटिशर्स। और two important battles were fought in the period of शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के समय में 2 प्रमुख युद्ध हुए, पानीपत का तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। हालांकि ये सब बाद में भी पढ़ना है, इसलिए यहाँ टेंशन नहीं। जब बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना करेंगे तो पलासी के युद्ध को विस्तार से पढ़ना है। पलासी के युद्ध में कैसे कैसे युद्ध हुआ, मतलब मात्र 2 घंटे का एक ड्रामा था। असली तो जो कॉन्स्पिरेसी हो चुकी थी, षड्यंत्र हो चुका था, तो कैसे वो युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किस तरह से की गई, वो पलासी का युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। पलासी से बाद बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, तो उसमें विस्तार से इनके बारे में पढ़ना है। और इलाहाबाद की संधि करने के लिए फिर से बुलाया गया था लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को एक्चुअली अंग्रेजों ने हरा तो दिया बक्सर का युद्ध, लेकिन उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लिया जाए, क्या इनके साथ में ये किया जाए, मतलब किस तरह का समझौता किया जाए। तो बोला एक समझदार अंग्रेज था लॉर्ड क्लाइव, बुलाओ उसको वापस। तो फिर से लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया, कारण कि उसने अगर देखा जाए तो बिना किसी जनधन के हानि के पलासी का युद्ध जीत लिया था। पलासी का युद्ध जब जीता था तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी अंग्रेजों के लिए कि बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। तो इसी कारण से बोला गया कि उसको बुलाओ, वही सही डिसीजन लेगा। तब उसको दोबारा बुलाया गया था। अगेन क्लाइव केम इन इंडिया एंड इन 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज डन। इलाहाबाद की संधि हुई। शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आया? अकबर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद आया अकबर द्वितीय। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश, तो अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ही वाज द फर्स्ट रूलर। तो ही बिकेम बादशाह बना। किसके प्रभाव में? अंग्रेजी प्रभाव में बना, अंडर द ब्रिटिशर्स इन्फ्लुएंस। अच्छा, अकबर द्वितीय। अब ये लोग क्या है? अंग्रेजों के पेंशन भोगी हैं। इनका पेंशन बंद कर दिया गया था। तो ये पेंशन के लिए राजा राम मोहन राय गए थे इंग्लैंड। तो राजा राम मोहन राय, एक्चुअली राम मोहन राय गए थे इंग्लैंड, राम मोहन राय को, और इनको इसीलिए राजा की उपाधि दी गई थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय का काल कब है? 1806 से 1837। मतलब 1806 से 1837 की जो भी घटना घटित होती है इंडिया में, वो अकबर द्वितीय के काल का है, अकबर सेकेंड का काल का है। ठीक है, तो पेंशन हेतु इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में प्रतिनिधि, इंग्लैंड में राम मोहन राय इनके प्रतिनिधि बन के गए थे इनके पेंशन के लिए, इसीलिए राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी। टाइटल ऑफ राजा वाज गिवन टू राम मोहन राय बाय अकबर सेकेंड, अकबर द्वितीय के द्वारा। और अकबर द्वितीय अंग्रेजों के प्रभाव में शासक बनने वाला बादशाह बनने वाला जो मुगल बादशाह था। अब 1837 में, आफ्टर 1837, 1837 के बाद 1837 में बनता है बहादुर शाह द्वितीय। ही वॉज द लास्ट मुगल। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल था। बहादुर शाह सेकेंड वॉज द लास्ट मुगल। और हाँ, ही रोट, तो उसने क्या किया था? शायरी लिखा था। किस नाम से? विद द नेम ऑफ जफर। तो शेर वेर रिटन बाय बहादुर शाह जफर एज द नेम ऑफ जफर के नाम से शायरी लिखता था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता इसे बना दिया गया।
हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग उस समय का है कि इसके एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई, ये हाल था इसका। जब वो बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िएगा ना, स्वतंत्रता संग्राम, तो इसकी स्टार्ट इसी से 1857 के विद्रोह से होती है। और उसमें यही है कि अभी दिल्ली नींद से जागी भी नहीं थी कि कुछ सैनिक जो है यमुना नदी को पार करके दिल्ली में प्रवेश किया। ये वो लोग थे जिन्होंने रात में मेरठ में अपने अफसर को मार दिया था और वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। और यहाँ आते ही जो बाकी जो सेना थी वो भी उनके साथ हो गई और इन्होंने लाल किला पर कब्जा कर लिया। और इसी में क्या था, जो बख्त खां था, बख्त खां के नेतृत्व में क्या किया गया, बहादुर शाह को बोला गया कि आप भारत के बादशाह। बोला नहीं बनेंगे। बोला नहीं बनिएगा तो मार देंगे, ऐसे भी अंग्रेज बाद में मारेगा, पहले तो हम ही लोग मार देंगे। तो इसीलिए बेचारा बन गया, तो इसको बना दिया गया बादशाह। अब ये तो चुपचाप पेंशन लेता था, बैठ के शेरो शायरी करता था, जिंदगी अच्छे से कट रही थी। क्या जरूरत था अंग्रेजों से पंगा लेने का। तो इसने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन उन लोगों ने देखा कि एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक एक असली ताकत तो बख्त खां के हाथों में थी, तो इसको सिंबॉलिक रूप में क्या किया गया, बादशाह बना दिया गया। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता हो गया। इसके बाद इसीलिए जब पकड़ा गया इसको, तो इसको पकड़ करके रंगून भेज दिया गया। लास्ट में 1857 के विद्रोह के बाद इसको रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही इसको दफना दिया गया। बोला जाता है इसके कब्र पर लिखा हुआ एक ऐसा बदकिस्मत बादशाह जिसको अपने देश की 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। तो ये बहादुर शाह जफर के बारे में बोला जाता है। तो ये अंतिम मुगल था। इस तरह से हमारा जो आज का सेक्शन खत्म होता है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर जब हो जाएगा तो और सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्षेत्रीय शक्तियों का उदय करेंगे। सैटरडे संडे ये 2 दिन आप लोग का मॉडर्न इंडिया चलेगा, और ऐसे मंडे टू फ्राइडे जो है वो एंशिएंट इंडिया चल रहा है।